लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विप्लव अवस्थी। लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुचर्चित केस जो विकास दुबे इनकाउंटर केस है, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी की पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट नंबर 1 जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें ऑनरेबल जज पंकज कुमार जायसवाल और ऑनरेबल जज कर्णेश सिंह परमार हैं, उन्होंने ये याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें पिटिशनर इन पर्सन नंदिता भारती एडवोकेट हैं, जिन्होंने स्टेट ऑफ यूपी को इसमें पार्टी बनाकर और जुडिशियल इंक्वायरी की इसमें मांग करी थी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। सीधे तौर पर जो एडवोकेट नंदिता भाटी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये अपनी प्ली, माफ़ कीजिएगा, नंदिता भारती नाम है उनका, और उन्होंने अपना प्ली डालते हुए, अपनी याचिका दाखिल करते हुए कानून की बात कही थी, जिसमें उन्होंने PUCL के अंतर्गत जो आदेश था, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 2014 10 SCC 635 के अंतर्गत जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम करी थी, उन गाइडलाइन के अंतर्गत इस जो इनकाउंटर हुआ था उसकी जुडिशियल यानी कि न्यायिक जांच की मांग कोर्ट से की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में तमाम बातों का जिक्र किया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मांग को करते हुए पिटिशनर ने कहा कि जो गाइडलाइन फ्रेम की गई हैं उसके मुताबिक इसमें जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की जानी चाहिए, क्योंकि PUCL के जजमेंट में आया था। आपको याद है कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय सुबह 10 जुलाई को करीब 6:30 बजे ये पुलिस का दावा है, और पुलिस का ये कहना है कि वो हथियार लेके, एक ऑफिसर का हथियार लेके भागा, और ऑफिसर के हथियार के भागने के बाद पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली चली और गोली लग गई, इसलिए उसकी डेथ हो गई, इनकाउंटर बताया गया। लेकिन यहाँ पर जब इस मामले की सुनवाई हुई और PUCL गाइडलाइन के तहत जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी गई, तो उस पर विनोद कुमार शाही जो लर्नर्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं यूपी के, उन्होंने 2 नोटिफिकेशन का यहाँ पर जिक्र किया है। मैं आपको नोटिफिकेशंस के बारे में इस आदेश में भी लिखा गया है और मैं बताता हूँ, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 11 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन इशू किया और ये सबमिट किया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और उसको कहा गया है कि करीब आप इसमें रिपोर्ट इसमें दाखिल करें। जो प्रमुख बातें उस इंक्वायरी रिपोर्ट में, SIT रिपोर्ट में कही गई हैं, वो कहा गया है कि पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आए कारणों जैसे अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित हैं, उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है, इसके साथ इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु का कृत कार्रवाई क्या पर्याप्त थी, इतने विस्तृत आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्रवाई की गई, इसके साथ ही अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध कितनी जन शिकायतें आई और उन पर थाना अध्यक्ष चौबेपुर द्वारा तथा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या जांच की गई है, वह पाए गए तथ्यों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका विस्तृत परीक्षण भी करना है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। अभियुक्त विकास दुबे, उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, NSA आदि अधिनियमों के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई, तथा यदि कार्रवाई किए जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही, ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट में बताना है। अभियुक्त विकास दुबे, उसके साथियों के पिछले 1 साल के CDR का परीक्षण। देखिए, लगातार ये बात उठ रही थी। अखिलेश यादव जिस समय एनकाउंटर हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर इसका CDR
आता है बाहर तो तमाम राज खुलेंगे। हालांकि एक राजनीतिक ये बयानबाजी थी, लेकिन इसमें जो इंक्वायरी कमीशन एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसको भी कहा गया है कि जो अभियुक्त विकास दुबे उसके साथियों के पिछले 1 साल के सभी सीडीआर का परीक्षण करना और उसके संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त और बड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा करना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह विनय तिवारी एसओ का नाम आया, इसके बाद निलंबन हुआ, एक पुलिसकर्मी तो बाकायदा यूपी पुलिस का सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला गया, तो ये माना जा रहा था कि जिस समय टीम निकली थी, कह सकते हैं गिरफ्तारी कह सकते हैं या कह सकते हैं इनकाउंटर करने के लिए, 2 और 3 जुलाई की रात को, उस दिन किसने मुखबरी की थी, क्योंकि मुखबरी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट निकल के आया था कि कैसे विकास दुबे या उसके लोगों को पता चला था। घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों और उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गई, ये किस स्तर पर हुई, क्या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी, इस तथ्य को भी जांच करना, दोषी यदि कोई हो तो चिन्हित करना है। विकास दुबे उसके साथियों के पास शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र होना ज्ञात हुआ है। यह देखा जाना होगा कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी उसके हथियार का लाइसेंस कैसे ओके किया गया, ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाना है। अभियुक्त विकास दुबे उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, व्यापारों और आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्तियुक्त अनुशंसाएं करना और यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की, एवं ऐसा हुआ है तो किस स्तर के अधिकारी दोषी हैं, ये भी जांच एसआईटी की जो जांच की गई है उसमें बताना है। अभियुक्त विकास दुबे उसके साथियों के द्वारा क्या सरकारी गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं, ये भी बताना होगा, इसकी भी जांच होनी है। इस प्रकरण के अभियुक्तों, उनके साथियों को पुलिस कर्मियों की संलिप्तता, अभियुक्तों, उनके फाइनेंसेस की संपत्तियों, आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी और इनकम टैक्स से कराने विशेष अनुसंधान दल द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि इसके साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल जो इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी जारी कर दिए गए हैं। ये जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश 12 जुलाई 2020 को जारी किया गया है और श्री शशिकांत अग्रवाल, फॉर्मर हाई कोर्ट जज, जो 1 मेंबर कमेटी है, वो इस पूरे मैटर की इंक्वायरी 2 महीने में करेगी। 2 महीने में इंक्वायरी करके ये बताना होगा। शशिकांत दास इसमें बनाए गए, शशिकांत माफ कीजिएगा अग्रवाल, इसमें फॉर्मर जो जज हैं उनको अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश से ये किया गया और 2 महीने की इसमें जांच पूरी करनी है। कोर्ट ने अंतिम में कहा, चूंकि इस मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड आप कर रहे हैं और जुडिशियल इंक्वायरी का जांच ऑलरेडी दे दिया गया है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया गया है, इसलिए किसी जांच की, किसी आदेश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम ये याचिका को खारिज करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात पे मैं आपको लाना चाहता हूं, जो कानूनी बात है वो पीयूसीएल गाइडलाइन है, जिस पर यह पिटीशन पूरी तरह से निर्भर थी। पिटीशन में कहा गया कि पीयूसीएल गाइडलाइन के तहत जो पुलिस इनकाउंटर्स हैं उनके बारे में उसके आधार को बनाते हुए उसमें जांच की जानी है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आर.एम. लोधा और जस्टिस रोहिंगटन एफ नारीमन ने पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पीयूसीएल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2040 10 SCC 635 में पूरी विस्तृत गाइडलाइन एनकाउंटर को लेकर दी थी, जिसमें एनकाउंटर को लेकर तमाम बातें कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर इस तरह का एनकाउंटर होता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ बाकायदा एक FIR दर्ज होगी, उसके एक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका इंक्वायरी होगा, उन लोगों को तब तक किसी तरह का गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। साथ ही कहा गया था
कि सेक्शन 158 सीआरपीसी के तहत एफआईआर होगी और जो 57 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट में बाकायदा फॉरवर्ड की जाएगी। इसके साथ ही बाकायदा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी 176 सीआरपीसी के तहत होगी और जो भी व्यक्ति एनकाउंटर में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनएचआरसी नॉट रिक्वायर्ड, अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। साथ ही इसमें कहा गया कि इंश्योर देयर इज नो डिले इन सेंडिंग एफआईआर डायरीज एंट्रीज टू द कोर्ट, यानी कोर्ट में समय से पहुंचना है। रिपोर्ट ऑफ फुल इन्वेस्टिगेशन टू बी सेंट टू कोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, ट्रायल टू बी कंप्लीटेड एक्सपीडियसली, यानी कि तेजी से होना चाहिए। इन केस ऑफ डेथ द नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम टू बी अप्राइज्ड ऑफ द इंसिडेंट इमीडिएटली, उनको सूचित करे जाना चाहिए। 6 मंथली स्टेटमेंट ऑफ ऑल केसेज वर डेथ occurred in encounter to be sent by NHRC by DGP with respect to the investigation। इसके साथ ही तमाम और बातें गई हैं। नो प्रमोशन ऑन इंस्टेंट गैलेंट्री रिवॉर्ड शैल बी bestowed on the concerned officer soon after the occurrence। Imitation of the incident to be also sent to police officers family, the officers to be provided with the right to defense। तो ये तमाम बातें पीयूसीएल के गाइडलाइन में कही गई थी। उसी का जो एडवोकेट वहाँ पर पेश हुई, पिटिशनर इन पर्सन थी, उन्होंने इसका जिक्र कराया। हालांकि कोर्ट ने कहा चूँकि स्टेट ऑफ यूपी इसमें ऑलरेडी जांच कमीशन बैठा चुकी, इसीलिए किसी जांच कमीशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊंगा। ये तो मैंने विकास दुबे की बात कही। हैदराबाद एनकाउंटर अपने आप में वो एनकाउंटर था जिसने कहीं ना कहीं जो जनता का रोष था उसको बाहर लाया जुडिशियल सिस्टम के तहत। देखिए, कहीं ना कहीं कमियां हर जगह हैं। जुडिशरी एक प्रक्रिया में एक बड़ी कमी है, लॉन्ग वेटिंग चलता रहता है, सालों साल केसेस बढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन उसको लेके है। तो कानून के मुताबिक एनकाउंटर नहीं हुआ उसकी निश्चित रूप से वो जांच के परिधि के अंतर्गत आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का भी इसको गुस्सा है। आपको याद होगा कि फूलन देवी का केस हुआ था, पंडित क्वीन फूलन देवी, उनकी बाद में हत्या कर दी गई। उनके साथ यंग यूथ जब वो थी तो गैंगरेप हुआ। ये बात 14 फरवरी 1981 की है। उस मामले में कानपुर देहात की एक निचली कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट कानपुर देहात में इसमें बनाई गई थी, जो इस तरह के डकैती जैसे अपराधों के लिए विवेचना करती थी। उस मामले में 14 फरवरी 1981 में फूलन देवी द्वारा वहाँ पर हमला किया गया और 20 लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। ठाकरों के गांव में उनको मारा गया। आपको जानकर हैरानी होगी 39 साल इस केस को बीतने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें जजमेंट नहीं हुआ। लास्ट जब जजमेंट की डेट लगी तो कोर्ट ने पूछा कि कहाँ है उसकी पुलिस डायरी, तो वो पुलिस डायरी वहाँ से खो गई थी, यानी कि 39 साल। और इसी का कहीं ना कहीं परिणाम रहा कि जब हैदराबाद एनकाउंटर हुआ तो लोगों ने जश्न मनाया, लोगों ने पुलिस की तारीफ करी। लेकिन जिस तरह एनकाउंटर हुआ वो तमाम अपने एक संदेह के घेरे में। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन का इसमें दिया कि इंक्वायरी कमीशन, ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट जज वीएस सिरपुरकर और 3 सदस्यीय ये इंक्वायरी कमेटी बनाई। उससे कहा कि ये 12/12/2019 का आदेश था, 12 दिसंबर 2019 को ये बनाई गई। हालांकि अभी तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है या आए भी नहीं है। मैं इसके साथ ही कुछ और भी एनकाउंटर की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें सरके गोड़ा छत्तीसगढ़ 2012 का एनकाउंटर, चित्तूर आंध्र प्रदेश 2015 का एनकाउंटर, सतबरवा झारखंड 2015 का एनकाउंटर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 2019 का एनकाउंटर, ग्रेटर नोएडा में यूपी में 2017 में एनकाउंटर हुआ था, भोपाल में मध्य प्रदेश में 2016 में इस तरह का एनकाउंटर हुए थे। और एनकाउंटर के बाद आज तक उसमें चीज़ें नहीं साफ हो पाई कि उन एनकाउंटर का महत्व क्या था, क्यों किए गए थे, क्या पर्पस था, क्या एनकाउंटर से बचा जा सकता था, तमाम बातें हुई। लेकिन जस्टिस वीके अग्रवाल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जून 2012 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 विलेजेस को सरके गोड़ा,
छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहाँ पर ये इनकाउंटर किया गया था। इंक्वायरी कमीशन जो फॉर्मर हाईकोर्ट जज हैं मध्य प्रदेश के, जस्टिस वीके अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में रमन सिंह सरकार के समय, बीजेपी की जो रमन सिंह सरकार थी उसमें इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई गई। 7 साल इस पूरी प्रक्रिया में लग गए और 7 साल के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट ये था कि इंक्वायरी कहा गया कि submitted its report after 7 years of encounter with the conclusion that there was no evidence to prove that any of those killed or injured were Naxalite। 7 साल के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आती है और कहा जाता है जो विलेजेस मारे गए हैं वो नक्सलाइट नहीं थे, लेकिन पुलिस का दावा था वो नक्सलाइट थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा था उनको। तो मुद्दा ये है कि जो इनकाउंटर होते हैं, इनकाउंटर्स को लेकर जब विकास दुबे का ही इनकाउंटर हुआ तो तमाम पक्ष विपक्ष उसमें सामने निकल के आए। कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक तरह की शासन द्वारा, पुलिस द्वारा की गई हत्या है। दूसरा कह रहे थे कि चूंकि ये अपराधी लंबे समय से अपराध में संलिप्त था इसलिए इसका इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। मुद्दा साफ तौर पर यह है कि आखिर एनकाउंटर के विषय में जब हम बात करते हैं तो क्या इस कानूनी विषय को उठाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया लेट डाउन की हुई है उस प्रक्रिया का क्यों नहीं पालन किया जाना चाहिए? क्या हर हालत में इनकाउंटर ही आवश्यक होता है? ये सब तमाम बातें तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स में आती हैं। जहां तक मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने इस जुडिशियल इंक्वायरी की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ यूपी ने जुडिशियल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर कर दी है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट इसको आगे डिसाइड करेगा, या इससे बेहतर कोई जो PUCL में गाइडलाइन तय की गई हैं उससे कोई बेहतर गाइडलाइन आ सकती हैं। ये तमाम विषय जो समय के गर्त में हैं आगे आने वाले समय में हमें देखे जा सकते हैं। फिलहाल लीगल रिपोर्टर के इस अंक में इतना ही। हम आपसे लगातार इस तरह के बड़े कानूनी फैसलों पर चर्चा करते रहेंगे। लीगल रिपोर्टर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार हम आपको कानून से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों से रूबरू कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।